हेलो स्टूडेंट। आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे भारत में अनुबंधित गिरिमिटिया श्रमिक। इससे पहले वीडियो में हम पढ़ चुके हैं 19वीं शताब्दी के बारे में और रिंडरपेस्ट मवेशी में जो बीमारी आई थी उसके बारे में। हम पढ़ रहे हैं इतिहास का लेसन नंबर 3, भूमंडलीकृत विश्व का बनना। तो स्टार्ट करते हैं। आज हम भारत में अनुबंधित या गिरमिटिया श्रमिकों का जाना। पहले हम बता दें कि गिरमिटिया या अनुबंधित मजदूर किसे कहते हैं। जब कोई व्यक्ति किसी मजदूर को एक निश्चित समय के लिए किराए पर ले जाता है तो उस जाने वाले व्यक्ति को गिरमिटिया या अनुबंधित श्रमिक या मजदूर कहते हैं। 19वीं शताब्दी में भारत और चीन के लाखों लोगों को खदानों, बागानों और सड़क एवं रेल निर्माण के कार्य के लिए दूर दूर देशों में ले जाया जाता था। भारत से ज़्यादातर अनुबंधित मजदूर पूर्व उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य भारत तथा तमिल के सूखे इलाकों से जाते थे। ये कहाँ जाते थे? दूर दूर देशों में काम करने के लिए जाते थे। इन्हें अनुबंधित रूप में ले जाया जाता था ठेकेदारों के द्वारा। इनको ले जाने के लिए झूठी जानकारी देते थे। जो उनको ले जाने वाले होते थे ठेकेदार भी इनको झूठी जानकारी देते थे। कहा जाता है कि इन्हें ये भी नहीं बताया जाता था कि आपको वहाँ जाकर क्या काम करना है और आपको कहाँ पे जाना है, आपको लाने ले जाने के क्या साधन हैं, आपको क्या काम कराया जाएगा और वहाँ पर आपके जीवन जीने के क्या हालात होंगे। तो इन्हें इन चीज़ों से बेखबर रखा जाता था। इसे नई दास प्रथा भी कहने लगे। उस टाइम जो लोग इसे नई दास प्रथा के नाम से जानने लगे थे। वर्ष 1921 में इसे ख़त्म कर दिया गया। इससे लोग जागरूक हो गए तो धीरे धीरे ये चीज़ समाप्त हो गई। अब पढ़ते हैं हम विदेश में भारतीय उद्यमी। जो भारत के बड़े बड़े उद्यमी थे तो उनका विदेश में क्या रूप था, ये पढ़ेंगे इस हेडिंग में। विश्व बाजार के लिए खाद्य पदार्थ एवं फसलें उगाने के लिए पैसे की आवश्यकता होती थी। देखिए, भारत में इतना पैसा वाले किसान नहीं थे। कुछ किसान ही ऐसे थे जो विश्व बाजार के लिए अपने खाद्य पदार्थ उगा सकते थे, वरना ज़्यादातर तो छोटे किसान होते थे, गरीब होते थे, तो उन्हें विश्व बाजार में अपने खाद्य पदार्थ या फसल उगाने के लिए पैसे की आवश्यकता होती थी। बड़े किसान तो बैंकों एवं बाज़ार से पैसा ले लिया करते थे। उन्हें बाज़ार, जो बड़े किसान होते थे उनको बैंकों से और बाज़ार से पैसा उधार मिल जाता था। मगर छोटे किसान क्या करते? छोटे किसान को बाज़ार से या बैंकों से पैसा नहीं मिलता था। यहीं से साहूकार एवं महाजन लोगों की एक संस्था बनी जिसके द्वारा छोटे किसानों को कर्ज दिया जाता था। अब होता क्या है अफ्रीका में यूरोपियन उपनिवेशकारों के पीछे पीछे भारतीय व्यापारी एवं महाजन भी जहाँ पहुँचे। देखिए, अफ्रीका में यूरोपियन उपनिवेश के पीछे पीछे भारतीय व्यापारी भी विश्व बाजार में जा पहुँचे। दुनिया भर में भारतीयों की बंदरगाहों पर बड़े बड़े एम्पोरियम खोल दिए। देखिए, एम्पोरियम क्या होता है? एम्पोरियम होता है जहाँ पर बड़े बड़े बंदरगाह होते हैं, जहाज़ी बेड़े होते हैं। तो वहाँ पर जो बाज़ार लगता है वहाँ पर भारत के बहुत बड़े बड़े जो लोग थे
वे वहाँ पर छोटे किसानों को कर्ज देने के लिए बैठ जाते थे। अब नेक्स्ट हेडिंग में पढ़ेंगे हम भारतीय व्यापार, उपनिवेशवाद और वैश्विक व्यवस्था। भारतीय व्यापार में बदलाव तब आया जब ब्रिटेन ने कपास के आयात पर रोक लगा दी, क्योंकि औद्योगिकरण के बाद ब्रिटेन कपास का उत्पादन करने लगा था। देखिए, भारत पर उस टाइम अंग्रेज शासन करते थे, तो जो भारत में कपास पैदा होती थी वो सब ब्रिटेन खरीद लेता था, क्योंकि औद्योगिकरण के बाद ब्रिटेन ने खुद अपने आप कपास उगाना उत्पादन करना शुरू कर दिया था। तो ब्रिटेन को कपास की आवश्यकता नहीं हुई फिर भारत से लेने की, तो उन्होंने भारतीय कपास को लेना बंद कर दिया, जिस कारण भारतीयों के सामने काफ़ी दिक्कतें आई। वर्ष 1800 के आसपास निर्यात में सूती कपड़े का 30% था। देखिए, वर्ष 1800 में सूती कपड़ों का निर्यात जो होता था भारत से वो 30% होता था, और 1815 में घटकर 15% रह गया, और 1870 में 3% ही रह गया था। तो ये जो निर्यात होता था सूती कपड़े का वो लगभग 70 साल में 3%, 30% से 70%, 30% से 3% रह गया था। इसी प्रकार भारत में निर्मित वस्तुओं का निर्यात घटता जा रहा था। 1820 के दशक में बड़ी मात्रा में भारत द्वारा चीन को अफीम निर्यात किया जा रहा था। देखिए, 1820 के दशक में क्या हुआ, भारत में बड़ी मात्रा में अफीम उगाया जाता था और वो चीन को निर्यात किया जाता था। अफीम के बदले चीन से चाय का निर्यात किया जाता था। अफीम के बदले भारत जो है चीन से क्या लेता था, चाय खरीदा करता था। ब्रिटेन से भेजे गए माल जो भारत को भेजा जाता था उसकी कीमत भारत से ब्रिटेन भेजे जाने वाले माल की कीमत में बहुत ज़्यादा फ़र्क होता था। देखिए, जो भारत से ब्रिटेन सामान ख़रीदता था वो भारत से बहुत कम दाम में ख़रीदता था, और जो ब्रिटेन भारत को सामान पहुंचाता था उसकी कीमत में बहुत अंतर होता था। मतलब ब्रिटेन अपनी चीज़ को, अपने सामान को बहुत महंगे दाम में देता था, और भारत के द्वारा जो वहाँ ब्रिटेन में सामान पहुंचाया जाता था उसकी कम कीमत लगाई जाती थी। इसी तरह ब्रिटेन के व्यापार से जो अधिशेष प्राप्त होता था, अधिशेष हम बता दें आपको कि अधिशेष किसे कहते हैं। अधिशेष उसे बोलते हैं, जैसे मान लो कि भारत से जो सामान गया है ब्रिटेन में उसकी कीमत 20 रुपये है, और जो ब्रिटेन से भारत में सामान आया है उसकी कीमत 30 रुपये है, तो इनमें डिफरेंस कितना हो गया, 10 रुपये का। तो ये जो 10 रुपये जो एक्स्ट्रा होते थे उसको क्या कहा गया, अधिशेष। उससे ब्रिटेन क्या करता था, होम चार्जेस या देसी खर्च का निपटारा करता था। देसी खर्च वो खर्च होता था जैसे मज़दूरों पर, कर्मचारियों पर और अधिकारियों पर जो खर्च होता था, उनकी जो सैलरी दी जाती थी वो होम चार्जेस या देसी खर्च उससे चलाया जाता था, किसी धन से, अधिशेष धन से। अब हम नेक्स्ट हेडिंग पढ़ेंगे, महायुद्धों के बीच अर्थव्यवस्था। प्रथम विश्व युद्ध मुख्य रूप से यूरोप में ही लड़ा गया, लेकिन इसका असर सारी दुनिया पर पड़ा। प्रथम विश्व युद्ध में
एक गुट में जो मित्र राष्ट्र के नाम से जाना जाता था, ब्रिटेन, फ्रांस और रूस, और दूसरा गुट जो था केंद्र शक्ति के नाम से, जिसमें जर्मनी, ऑस्ट्रिया हंगरी, ओटोमन तुर्की, इनके बीच ये विश्व युद्ध लड़ा गया था। और इस युद्ध में मित्र राष्ट्र को विजय प्राप्त हुई। प्रथम विश्व युद्ध का जो सबसे ज़्यादा लाभ हुआ वो अमेरिका को हुआ, क्योंकि इस युद्ध ने अमेरिका को कर्जदार के बजाय कर्जदाता बना दिया। पहले इस विश्व युद्ध से पहले क्या था, अमेरिका कर्जदार था, लेकिन जब विश्व युद्ध हुआ तो इसमें क्या हो गया, इसने अन्य देशों को कर्ज देना शुरू कर दिया। अमेरिका की युद्ध के समय क्या स्थिति, इसकी स्थिति मांग जो है अन्य देशों में बढ़ गई थी। अमेरिका ने उत्पादन बढ़ाना शुरू कर दिया था और अमेरिका के लोगों को रोज़गार भी दिया गया और रोज़गार में काफ़ी वृद्धि हुई। इसके बाद विश्व युद्ध के बाद क्या हुआ, सभी जब शांति हो गई तो सभी देशों ने अपनी मांगे घटा दी, उत्पादन भी घट गया अमेरिका का और रोज़गार भी कम हो गई। इसका प्रमुख कारण गेहूं उत्पादन भी है। विश्व युद्ध से पहले गेहूं के निर्यात का कार्य पूर्वी एशियाई यूरोप करते थे, परंतु विश्व युद्ध के समय ज़्यादा मांग औद्योगिक सामान की थी। देखिए, ज़्यादातर मांग जो विश्व युद्ध जो चल रहा था, सबसे ज़्यादा मांग कहाँ की हो रही थी, औद्योगिक सामान की, जैसे बारूद, गोला और तोप या आधुनिक हथियार, इसकी ज़्यादा मांग हो रही थी। तो इसीलिए क्या हुआ, कृषि उत्पादन को कम कर दिया गया। इसका ज़्यादा फ़ायदा यूएसए और कनाडा ने उठाया। इन दोनों देशों ने, यूएसए और कनाडा ने क्या किया, औद्योगिक सामानों के साथ साथ कृषि सामानों का भी उत्पादन शुरू कर दिया। नेक्स्ट हेडिंग, बड़े पैमाने पर उत्पादन और उपभोग। युद्ध के बाद अमेरिका की अर्थव्यवस्था में वृद्धि हुई। इसकी अर्थव्यवस्था में वृद्धि हुई क्योंकि इसने जो है अपने उत्पादन बढ़ा दिए थे, अपने यहाँ के मज़दूरों को रोज़गार दिया था और यहाँ पर काफ़ी मांग बढ़ी हुई थी और इसने अन्य देशों को कर्जा भी दिया हुआ था। इसका प्रमुख कारण अधिक उत्पादन है। अमेरिका के एक मोटर्स कंपनी का उदाहरण लेते हैं। देखिए, एक अमेरिका में एक कंपनी है जिसको फोर्ड्स नाम से जानते हैं। वहाँ की जो है मोटर आती हैं, कार आती हैं, जिसको किस नाम से होते हैं, फोर्ड्स, सुना होगा आपने। तो इसके जो संस्थापक थे हेनरी फोर्ड्स, जो फोर्ड्स मोटर कंपनी के संस्थापक हैं, इन्होंने असेंबली लाइन व्यवस्था लागू की। इन्होंने एक कानून बनाया जिसको कैसे नाम से जानते हैं, असेंबली लाइन के नाम से जानते हैं। इस व्यवस्था में या इस कानून में एक मज़दूर को एक ही काम दिया जाता था। मज़दूर को पूरा दिन बार बार वही काम करना होता था। इस तरह मज़दूर को ज़्यादा काम करना पड़ता था। मान लो कोई मज़दूर है मोटर कंपनी में, उसको काम दे दिया कि आपको गाड़ी में पहिया लगाना है, तो जब वो बार बार उसी काम को करेगा तो उसका हाथ जल्दी हो चलेगा और वो जल्दी जल्दी इस काम को करेगा। तो इस कारण जो है काम जो है कंपनी में ज़्यादा होता था और मज़दूर को ज़्यादा काम करना पड़ता था। तो ये नीति, ये संस्था जो है मज़दूर को पसंद नहीं आई और वे इस कारण मज़दूर जो है नौकरी छोड़ रहे थे। परंतु कंपनी ने, फोर्ड्स कंपनी जो थी, उन्होंने मज़दूरों के वेतन को दोगुना कर दिया, जिससे मज़दूर फिर से काम पर आने लगे, जिससे अमेरिका में बहुत उत्पादन हुआ। अब अमेरिका को उत्पादन बेचने के लिए बाज़ार चाहिए था। वहाँ पर जब इतना सारा उत्पादन हो गया, वहाँ पर इतनी सारी वस्तुएं इकट्ठी हो गई, तो उन्हें अपने सामान को बेचने के लिए बाज़ार की ज़रूरत थी। तो उन्होंने अमेरिका के साथ साथ पूरे विश्व में अपने उत्पादन का निर्यात करना शुरू कर दिया।
तो फिर उससे क्या हुआ, जब पूरे दुनिया में, पूरी विश्व में इनका सामान फैल गया तो क्या हुआ, महामंदी आ गई। तो नेक्स्ट टॉपिक है महामंदी। वर्ष 1929 में उत्पादन, व्यापार, रोजगार में भयंकर गिरावट आ गई। महामंदी के प्रमुख दो कारण थे। अधिक उत्पादन। युद्ध के बाद मांग तो घट गई थी। देखिए, जब विश्व युद्ध समाप्त हो गया तो उत्पादन ज़्यादा बन रहा था, सभी देश अपने अपने उत्पादन बना रहे थे। तो ऑटोमेटिक जो हुआ वो ये हुआ कि उत्पादन की मांग घट गई और सभी देशों ने उत्पादन करना शुरू कर दिया। तो उस वक्त क्या हुआ, उत्पादन बहुत ज़्यादा हो गए तो वस्तुओं की कीमत में गिरावट आ गई। जब कोई चीज़ ज़्यादा हो जाती है, लिमिट से ज़्यादा, तो उसकी कीमत कम हो जाती है। और इसका दूसरा कारण ये था कि ऋण की कमी। इससे क्या हुआ, अमेरिका, जब विश्व युद्ध समाप्त हो गया तो अमेरिका ने दूसरे देशों को कर्ज देना बंद कर दिया था। ये भी इसका महामंदी का प्रमुख कारण है। अब नेक्स्ट स्टडी में पढ़ेंगे महामंदी का असर। यूरोप में महामंदी का बहुत असर हुआ। इससे क्या हुआ, यूरोप के कई बड़े बैंक जो है बंद हो गए और कई देशों की मुद्रा में गिरावट आ गई। बाज़ारों में खरीदारी बंद हो गई थी। वर्ष 1933 तक, 1929 से 1933 तक 4000 से ज़्यादा बैंक बंद हो चुके थे। वर्ष 1929 से 1932 के बीच 1,10,000 कंपनियां बंद हो गई थी। इतनी महामंदी आ गई थी कि 1,10,000 कंपनियां बंद करनी पड़ी मालिकों को। अब पढ़ते हैं हम भारत में महामंदी के असर। भारत में महामंदी का क्या प्रभाव पड़ा, चलो जानते हैं। भारत में आयात व निर्यात आधा हो गया था। देखिए, भारत के द्वारा जो सामान या उत्पादन किया जा रहा था उसका विदेश में जाना, अगर हमारा कोई सामान, हमारे 100 विदेश में 100 सामान बिक रहे हैं तो वे कितने हो गए थे, 50 हो गए थे, आधा रह गया था निर्यात। भारत में बहुत सारी समस्या उत्पन्न हो गई थी। इसी कारण भारतीय लोग ब्रिटिश सरकार का विरोध करने लगे थे। उस टाइम जो क्या था, हमारे यहाँ ब्रिटिश सरकार जो शासन करती थी और महामंदी फैली हुई थी। तो इस कारण क्या हुआ, भारतीय लोग ब्रिटिश सरकार का विरोध करने लगे और गांधी जी ने सेवनी अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ किया। विश्व अर्थव्यवस्था का पुनर्निर्माण। युद्धोत्तर काल। प्रथम विश्व युद्ध समाप्त होने के 2 दशक बाद दूसरा विश्व युद्ध शुरू हो गया। देखिए, प्रथम विश्व युद्ध समाप्त होने के 20 साल बाद ही दूसरा विश्व युद्ध शुरू हो गया था। ये युद्ध जो हुआ था वो प्रथम विश्व युद्ध से भयानक था। इसमें एक तरफ जो थे, एक गुट में कौन कौन थे, मित्र राष्ट्र ब्रिटेन, सोवियत संघ, फ्रांस, अमेरिका, और दूसरी तरफ जो दूसरा गुट था वो जर्मनी, जापान और इटली। इस युद्ध में सामाजिक व आर्थिक भयंकर तबाही हुई। देखिए, इस युद्ध में सामाजिक और आर्थिक जो है बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ और इसमें लगभग 6 करोड़ लोग मारे गए। ये युद्ध जल, थल और वायु तीनों जगहों पर लड़ा गया, इसीलिए इसको पूर्ण युद्ध भी कहा जाता है। इसको इसी कारण, क्योंकि ये जल, थल और वायु तीनों के द्वारा लड़ा गया था, तीनों जगहों पर लड़ा गया था, तो इसको पूर्ण युद्ध भी कहा जाता है। ऐसे हालात में पुनर्निर्माण का कार्य बहुत कठिन था। तो पुनर्निर्माण जो है काफ़ी कठिन हो गया था, क्योंकि इस तरह की बड़ी तबाही आई, भयंकर तबाही आई और हर चीज़ को ठीक करना एक बहुत कठिन कार्य था। इस युद्ध में भी मित्र राष्ट्र की जीत हुई। प्रथम विश्व युद्ध में भी मित्र राष्ट्र की जीत हुई और दूसरे विश्व युद्ध में भी मित्र राष्ट्र की ही जीत हुई थी।
दोनों महायुद्धों के बाद अर्थशास्त्रियों और राजनीतिज्ञों को दो सबक मिले। देखिए, जो हमारे दोनों विश्व युद्ध समाप्त हो गए थे, इसमें क्या हुआ, जो अर्थशास्त्री लोग थे और राजनीतिज्ञ लोग थे, उनको दो सबक मिले कि हमें क्या करना है, क्या नहीं करना है। तो पहला जो है ये था कि अधिक उत्पादन, हमें अधिक उत्पादन नहीं करना है जिससे कि महामंदी उत्पन्न हो। और दूसरा था आर्थिक संबंध। आर्थिक संबंध से तात्पर्य कि हमें सभी देशों से आर्थिक संबंध बनाने चाहिए, एक दूसरे से जुड़ना चाहिए। इसके बाद पढ़ते हैं ब्रेटन वुड्स संस्था। 1944 में अमेरिका में स्थित न्यू हैम्पशायर एक अमेरिका का शहर है, वहाँ पर ब्रेटन वुड्स सम्मेलन हुआ। इसमें अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष और विकास बैंक मतलब विश्व बैंक से नाम से भी हम जानते हैं। इसमें क्या हुआ, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष और विकास बैंक की स्थापना हुई, या विश्व बैंक की स्थापना। इसके द्वारा युद्ध के बाद पुनर्निर्माण जल्द ही हो वे शांतिपूर्ण हो। इससे क्या होता था, इनकी स्थापना इसलिए की गई कि विश्व युद्ध के बाद या किसी भी युद्ध के बाद पुनर्निर्माण, कोई भी काम जल्दी से सही कर लिया जाए, तो इसलिए इस संस्था की स्थापना हुई और इसमें अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष और विकास बैंक की स्थापना की गई। ये निश्चित विनिमय दर पर आधारित थी। निश्चित विनिमय दर नहीं चला, परंतु ये नहीं चल पाया। अतः जितने भी नए देश आए सभी ब्रिटेन वुड्स संस्था के सहारे थे। जितने भी देश आज़ाद हुए या युद्ध से गुजरे, वे सब ब्रेटन वुड्स संस्था पर ही आधारित थे, उनके सहारे थे। अब सवाल होता है कि ब्रेटन वुड्स के संचालक या संस्थापक या चलाने वाले कौन थे। तो इस संस्था को बड़ी शक्तियाँ चलाते थे, जैसे अमेरिका, जापान, फ्रांस, ये देश इस संस्था को चलाते थे। स्वतंत्रता के बाद भी दूसरों पर आश्रित। देखिए, कोई देश अगर स्वतंत्रता प्राप्त होती है तो वो फिर भी दूसरों पर आश्रित रहता है, ऐसा इसमें हो रहा था। 1970 में ब्रेटन वुड्स ख़त्म कर दिया गया। परिवर्तनशील विनिमय दर व्यवस्था लागू की गई, यानी पूर्ति के अनुसार अलग अलग देशों में मुद्रा को लाया गया। इसी प्रकार भूमंडलीकृत विश्व बन रहा था। तो इसी प्रकार क्या हो रहा था, हमारा भूमंडलीकृत विश्व बनता आ रहा था। इससे कुछ देश विकसित हुए और कुछ आज भी विकसित होने के लिए चले आ रहे हैं। इसी के साथ हमारा जो लेसन नंबर 3 भूमंडलीकृत विश्व का बनना, जो हमारा अध्याय था, ये पूरा हो गया है। तो हम आशा करते हैं आप सभी को अच्छे से समझ में आया होगा। धन्यवाद।